हेलो हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है साद अनवर और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट नीट चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट होने के साथ ही बहुत ही ज्यादा आसान भी है। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस नीट और जेडबलई और एम्स जैसे एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे पहले टर्म को समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आयोनाइजेशन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आयोनाइजेशन और इस आयोनाइजेशन का क्या मतलब होता है, शुरुआत में ही दिया गया है आयंस, यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयंस जनरेट हो रहे हैं। और आयंस किसे कहते हैं, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर में चार्जेस बनते हैं, चाहे वो माइनस का बने चाहे वो प्लस का बने, उन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो ऐसी प्रोसेस हो गई है जिसमें कौन जनरेट हो रहा है, आयन जनरेट हो रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ऐसी एनर्जी जो आयंस के जनरेट करने में यूज की गई है, अप्लाई की गई है, उसे हम क्या कह रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझने के लिए देखते हैं, एक एटम मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए। ठीक है, तो इसके बीच में न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में उसका शेल है और शेल में कौन प्रेजेंट है, उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब अगर किसी तरह से मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है तो क्या करना होगा, उस पर कोई एनर्जी मुझे अप्लाई करनी होगी। तो ऐसी एनर्जी जो अप्लाई करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सके। ठीक है, ऐसी एनर्जी जिसके अप्लाई करने की वजह से किसी भी एटम के वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सके, उस एनर्जी को ही हम क्या कहेंगे बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, डेफिनेशन के पार्ट में किस तरह हम इसको कह सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोस्ट लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये पार्ट था आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसको एग्जांपल में फिर और हम एक्सटेंड करेंगे, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे फिर एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एक एटम। अब जो एटम आपको दिखाई दे रहा, अब आप बोलोगे, अब आप मुझसे पूछोगे सर आपने कौन सा एटम बनाया, ये तो होता ही नहीं है। तो बेटा मैंने समझने के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा एटम लिया जिसमें 3 शेल हैं और हर एक शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही रखा हुआ है समझने के लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन हुए और तीनों इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में डिस्टेंस भी कैसा है, डिफरेंट है। यानी अगर मैं एनर्जी इन पर अप्लाई करूंगा तो डिफरेंट एनर्जी यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। अब क्या करना है, इस एटम के सबसे पीछे वाले शेल का, वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है। और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कोई जब एनर्जी मैं वहां पर अप्लाई करूंगा, उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अप्लाई करते हैं, देखते हैं। जैसे ही मैं यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो क्या होगा, एटम के न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो एटम पे चार्ज कौन सा बनेगा, पॉजिटिव का। तो +1 का चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन को हटाने की वजह से। तो मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैं रिमूव करूंगा तो अगली इसमें मुझे वो क्या दिखाई देगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन मुझे वहां पर मिल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो एटम पे चार्ज कौन सा बनेगा, +1 का चार्ज बनेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगी थी, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड एटम की एग्जांपल में से भी क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी हम रिमूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सेकंड शेल से भी हम क्या करेंगे, फिर से एनर्जी अप्लाई करेंगे और वहां से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। लेकिन अब की बार में केस थोड़ा डिफरेंट है। पहली केस में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस था वो थोड़ा ज्यादा था। दूसरे वाली केस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का और एटम का डिस्टेंस थोड़ा नजदीक आ गया। जितना ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ेगा, जितना ज्यादा वो नजदीक आएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी हमें वहां पर अप्लाई करनी होगी। तो सेकंड वाली केस में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आपको अप्लाई करनी होगी। तो अगर यहाँ पे सेकंड आयोनाइजेशन अप्लाई कर दी जाए तो सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन भी वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही वो रिमूव होगा तो कौन जनरेट होगा, फिर से आयंस जनरेट होंगे। तो इस पर फिर से कौन सा चार्ज बनेगा, 2 पॉजिटिव का। पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो 1+, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो 2+। ऐसे ही हम तीसरा इलेक्ट्रॉन भी बेटा यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ही हम थर्ड इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव करेंगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही चार्ज कौन सा बनेगा एटम पर, 3+ का। और लगने वाली जो एनर्जी होगी हम उसे क्या कहेंगे, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम हम उसे देंगे। ठीक है, आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी। अब सवाल ये है
कि इन तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी में या इन तीनों की एग्जांपल में जो एनर्जी लगी है उनमें डिफरेंस कैसा है। तो इसका ऑर्डर हम लोग कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरह से हम उसका ऑर्डर बना सकते हैं। तो इस ऑर्डर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो थी वो सबसे कम रहेगी। तो हाईएस्ट किसकी होगी, जैसा जैसा नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकालते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। रीजन ये है जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं वैसा वैसा शेल सिकुड़कर श्रिंक होकर न्यूक्लियस के नजदीक आ रहा है। जितना ज्यादा नजदीक आएगा उतना ही ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी या उतना ही साइज उसका कम होगा, इसलिए लगने वाली आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाईएस्ट होगी। इसलिए हमने ऑर्डर ऐसे बनाया हुआ है। तो अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उसको समझने के लिए 3 बातें बस आपको याद रखनी है। चाहो तो आप इन 3 बातों को नोट करके रख सकते हो। सबसे पहली बात कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा लास्ट वालों की ही ज्यादा होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होगी। एक इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी को डायरेक्टली नहीं पूछा है तो चार्जेस के साथ में पूछेगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट पर पूछा जाएगा। तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी लगने पर +1 बना था, दूसरी पर +2 बना था, तीसरी अप्लाई करने पर, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करने पर 3+ का चार्ज बना था, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जा रहा है। तो हम दूसरा ऑर्डर इसका कैसे बना सकते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, साइज छोटी होती चली जाएगी, और जैसे जैसे साइज छोटी होगी तो अप्लाई होने वाली आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए ऑर्डर कुछ ऐसे वाला बन जाएगा। ये हुए 2 पॉइंट। तीसरा और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर इन पर नहीं क्वेश्चन बनता है, इस पर अगर पूछा ना जाए तो थर्ड पॉइंट पर बनेगा, और वो थर्ड पॉइंट कौन सा होगा बेटा, स्टेबिलिटी का। तो एटम की स्टेबिलिटी हमको देखनी होगी, और स्टेबल कब होता है, जब किसी भी एटम का वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वो एक तो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, यानी ऐसा ऑर्बिटल उसमें होना चाहिए, या शेल ऐसा होना चाहिए जो कंप्लीटली फिल्ड हो, या वो हाफ फिल्ड हो। दोनों ही कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर ऐसी स्टेबिलिटी वाला होगा तो उस पर अप्लाई करने वाली एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा हमको ज्यादा लगेगी। यहाँ से वहां, यानी कि वहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिंगल इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज्यादा आसान होगा, जबकि पेयर्ड को रिमूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, या हाफ फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको लगने वाली एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं नीट का या जेईई का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या इसी तरह के क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के आपको बन सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज और आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग। तो इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस तरह से होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों का आपको क्या करना है, अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो आप सबसे पहले जब आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो क्या देखना होगा, जनरल ट्रेंड प्रेडिक्टेबल में क्या था, जनरल ट्रेंड प्रेडिक्टेबल का टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती चली जाती है। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, नीचे जाएगी। क्यों, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, इसलिए लगने वाली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होगी। क्योंकि हमको लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को देखना था जिसका इंटरेक्शन न्यूक्लियस के साथ में बहुत ही कम होता है। और लेफ्ट टू राइट जब आप चलोगे प्रेडिक्टेबल में, जब हम ऐसे चलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट चलने में एटॉमिक साइज छोटी छोटी होती जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, शेल सिकुड़ता जाएगा, साइज कम होती जाएगी। जितना ज्यादा साइज कम होगी उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या ये करेक्ट हो सकता है, पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको रैंडम अरेंज किया गया है, ये प्रेडिक्टेबल में लेफ्ट टू राइट में अरेंज किया ही नहीं गया, यानी लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक आने में इसको अरेंज ही नहीं किया गया, इसलिए पहला ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखो बेटा, क्या ये हो सकता है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लिथियम को सबसे ज्यादा क्या किया है, आयोनाइजेशन एनर्जी बताई गई है लिथियम की, जो कि कौन है, मेटल है, और जो फ्लोरीन है, जो हैलोजन है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे वीक बताई है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो
सकता। अब बचा कौन सा है, थर्ड वाला। देखिए किस तरह लग रहा है आपको, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन ये करेक्ट होगा नहीं बेटा। यहाँ पे ध्यान रखो, ये अरेंज तो बराबर किया गया है, यानी लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक इसको पूरी तरह से अरेंज किया गया है, लेकिन इसमें एक डिफिकल्टी है। वो डिफिकल्टी कहाँ पे होगी, वहां पे बेरिलियम और बोरॉन में। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर ये डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बेटा हमेशा बोरॉन की ज्यादा होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बेरिलियम की ज्यादा होती है, बोरॉन की कम होगी। रीजन फिर से क्या रहेगा, हमारे 3 पॉइंट में से थर्ड वाला रीजन आएगा स्टेबिलिटी का, क्योंकि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 और 2s2। तो सेकंड वाले शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि कैसे हैं, पेयर्ड हैं, और साथ ही कंप्लीटली फिल्ड भी है। तो s ऑर्बिटल वहां का कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसलिए लगने वाली जो एनर्जी होगी, आयोनाइजेशन जो एनर्जी होगी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा, वो हमेशा उसका ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोरॉन को ज्यादा बताया हुआ है और बेरिलियम को कम। ऐसे आगे देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी क्या किया हुआ है, ऑक्सीजन को ज्यादा बताया है, लेकिन ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं होती, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। ये बात हमेशा याद रखना, इस बात को 3 स्टार करके आप लोग लिख कर रख लो। नाइट्रोजन की ही आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2, 2s2 और 2p3। तो p सब शेल में या p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3, और तीनों इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल हम क्या करते हैं, सिंगल फिल कर लेते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में p जो सब शेल था वो हाफ फिल्ड हो गया। और हमने इससे पहले देखा है थर्ड पॉइंट में कि जो हाफ फील्ड सब शेल होते हैं या शेल होता है या जो फुल फील्ड होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उन पर लगाई जाने वाली आयनाइजेशन एनर्जी भी हमेशा क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसलिए थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो फिर बचा कौन सा है हमारा, फोर्थ। और देखो फोर्थ वाले ऑप्शन में पूरी तरह से करेक्ट अरेंजमेंट दी हुई है, इसलिए हम हमेशा टिक करेंगे कौन सा वाला, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं नीट, जेईई या एम्स या आईआईटी के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। जो 3 मैंने पॉइंट बोले हैं, इन 3 पॉइंट पर डायरेक्टली भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, या हायर लेवल पर जब क्वेश्चंस बनेंगे तो इनको बेस बनाकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी तरह के। ठीक है, तो आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन एनर्जी का एक क्वेश्चन के साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।